हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो मैं हूं उत्सव श्रीवास्तव और मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं आपके सामने वो एक ऐसा वीडियो है, एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो है जो कि लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, उस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछता है। अगर यूं कहें कि बायोलॉजी में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम 9th-10th में थे, तो उस समय भी यही टॉपिक हम लोग को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था पूरे बायोलॉजी को। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग पूरे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। यूं तो हम लोग कहें तो पाचन तंत्र लगभग सबको पता है कि वो मुख से शुरू होता है और गुदा द्वार से निकल जाता है, लेकिन इस पूरे दरमियान में भोजन किस किस माध्यम से होकर गुजरता है, कैसे उसका पाचन होता है, किन किन एंजाइम्स और हार्मोन्स का जरूरत होता है इस पाचन तंत्र को कंप्लीट करने में, ये सारे चीज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने पाचन तंत्र पहले भी पढ़ा होगा, बट आज जब आप इस पाचन तंत्र का वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें किस तरीके से किस किस स्टेप पर कहां पर पाचन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा नीचे और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर डाइजेशन होता क्या है, यानी पाचन होता क्या है या फिर किस तरीके से किया जाता है। तो यूं कहें कि हमारे पूरे जब हम भोजन करते हैं और भोजन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो फैट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारे चीज जो होते हैं उनका पाचन जब कंप्लीट होता है हमारे बॉडी में तो उसी को हम लोग कहते हैं, जब वो पूरी तरीके से पच जाता है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में मिलके हमारे सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा पाचन कंप्लीट हुआ। अगर हम इस तरीके से बात करें कि पाचन के कंप्लीट के कितने मेथड होते हैं तो दो तरीके से पाचन हमारे बॉडी में होता है। पहला आपका मैकेनिकल मेथड, दूसरा आपका कहें कि बायोलॉजिकल मेथड, या यूं कहें कि दोनों मेथड एक साथ चल रहे होते हैं। अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो मैकेनिकल मेथड का मतलब ये होता है कि किस तरीके से खाना हम जब अंदर ले जाते हैं तो उसको हम, जैसे मान लीजिए हम खाना खाएं तो हम मुख से खाएं और उसको पहले क्या स्टार्ट करते हैं, पहले चबाना शुरू करते हैं। तो यही उसका मैकेनिकल मेथड है कि उसका फिजिकल ब्रेकडाउन, यानी जब आप खाना खाते हैं तो उसको तोड़ते कैसे हैं, जब वो तोड़ते हैं वही आपका फिजिकल मेथड हो गया। दूसरा, अलग अलग जगह पे भी शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसका टूटना होता है, वो टूट टूट के छोटे छोटे करते हुए एकदम लास्ट काइम तक जाता है, तो वहां तक हम लोग को फिजिकल मेथड, ये भोजन का टूटना फिजिकल मेथड में है। साथ साथ दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि कुछ भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली टूट के नहीं आते। जब हम तोड़ते हैं तो खाना तो टूट जाता है, बट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं टूट पाते, तो वो टूटने के लिए हमारे हेल्प करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको धीरे धीरे तोड़ते हैं। तो इस तरीके से लगभग दो मेथड के थ्रू हमारा पूरे बॉडी में पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, या यूं कहें कि पूरा पाचन तंत्र हमारा इन दो मेथडों के साथ होता है। एक हो गया आपका मैकेनिकल मेथड, दूसरा आपका हो गया बायोकेमिकल मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखें कि आखिर डाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहां पर लिखा भी है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस द बॉडी दैट कैन ऑब्जर्व एंड यूज द न्यूट्रिशन। यानी कि पूरे पाचन तंत्र का मतलब यही है, पाचन का मतलब कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो फूड है, उसका धीरे धीरे करके टूटना और टूट के पूरे बॉडी में हमारे उसको एब्जॉर्ब कर लेना, न्यूट्रिशंस को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करना, यही हमारा पाचन कहलाता है। पाचन ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है, जिसमें दो मेथड होते हैं, केमिकल एंड बायोकेमिकल्स। केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड्स का यहाँ पे दे दिया आपका कि फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, और केमिकल डाइजेशन का मतलब हो गया एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये हम लोग ने पिछले स्लाइड में समझा था। आगे अगर हम देखें कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन बेसिकली पूरे पाचन तंत्र में पार्ट लेते हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है पहला, जिसमें हमारा मुख से शुरू होता है। ये पूरा पाचन तंत्र हमारे मुख से शुरू होता है और लास्ट कहां तक जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रेक्टम्स होते हैं उनके पार्ट के थ्रू गुदा के एनस के माध्यम से निकल जाता है खाना। तो यहां पर कंप्लीट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में जाके आपका पाचन कंप्लीट होता है। कहां पर अलग अलग स्टेप्स में होते हैं, कौन कौन से पार्ट आपके काम आते हैं। जैसे माउथ में भी अगर हम देखें तो उसको माउथ को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। इसमें हमारे आते हैं सलाइवा होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होता है और एपिग्लॉटिस होता है। ये सारे पार्ट लेते हैं हमारे पूरे पाचन तंत्र के अंदर में। उसी तरह अगर हम बात करें, दूसरा हमारा अंग आता है महत्वपूर्ण अंग, जिसको कहते हैं ओसोफेगस, या यूं आप कहें कि फूड पाइप। जो भोजन नली होती है उसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप। इसके लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। साथ साथ इसमें जब भोजन जाता है तो उसका एक अलग तरीके का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टालसिस। मतलब एक तरह मान लीजिए ऐसे है, ये पूरा पार्ट है, इसको ये दबेगा
फिर ये फूलेगा, ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर दबेगा, फिर यहाँ पर दबेगा, इस तरीके से दब दब के ये आगे बढ़ता है। तो इसी मूवमेंट को जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम वेव की तरह एक तरह समझ सकते हैं कि ये वेव की तरह से मूव करता है। अगर हम समझे इसको तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये पार्ट दबा तो ये भोजन यहां से घुसक के यहाँ आएगा, फिर ये आगे दबेगा तो यहाँ घुसक के यहाँ जाएगा, फिर आगे दबेगा तो आगे बढ़ेगा। इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, जो वेव मूवमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पार्ट, जिसको हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप समझते हैं पूरा पाचन करता है, बट ऐसा नहीं है। वो है हमारा स्टोमक। स्टोमक मतलब हमारा पेट हो गया, जो कि होता किस शेप में है, वो होता है जे शेप में। साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्डिया, फंडस, बॉडी और हमारा पैरालिसिस। ये उसके जो होते हैं स्टोमक के पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि सेक्रेट्स करता है हमारा हार्मोन्स, जिसमें HCl आता है, म्यूकस आता है, पेप्सिन आता है। और इसी तरीके से हमारे पूरे जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पेट के अंदर भी सेक्रेट्स होते हैं। इसके साथ साथ HCl इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो फोर्थ हमारा, वो है लीवर एंड पेनक्रियास। ये दोनों एक तरीके से मानिए ग्लैंड्स होते हैं, पूरे बॉडी में हमारे ये हार्मोन्स और एंजाइम्स का ही सेक्रेशन करते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट आता है बाइल जूस, जो कि लीवर के थ्रू निकलता है, हमारा लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है, उसके थ्रू वहां आता है हमारे पास। दूसरा है हार्मोन्स, जो कि पेनक्रियाज में आता है, जिसमें कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, स्मोस्टोस्टिन, पेनक्रियाटिक जूस और जिसमें एमाइलेज आते हैं। ये सारे आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट पेनक्रियाज के थ्रू निकलते हैं। साथ साथ कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं जो आपके यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि एंजाइम्स होते हैं, ये भी आपके निकलते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये भी आपके पेनक्रियाज से ही निकल रहे होते हैं, ये आपके एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला पांचवा पार्ट, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहें तो हमारे पूरे पाचन तंत्र में अगर हम बात कर रहे हैं बगल कैविटी से लेके एनस तक के, तो सबसे जो लंबा पार्ट होता है जिसमें आपको सारे पूरे पाचन की क्रियाएं कंप्लीट होती हैं, वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका लेंथ हमारे पूरे बॉडी में लगभग 6.7 से लेके 7.6 मीटर तक होता है। या यूं कहें कि 22 फीट से लेके 25 फीट तक की लंबाई जो होती है वो केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये छोटी आंत जो होती है, वो हमारे बॉडी में इस तरह से नहीं रहती, वो लपटी भी रहती है, एकदम पूरे तरीके से मुड़ के रहती है एकदम इस पूरे बॉडी के अंदर में। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में यहाँ पर मान लीजिए ये स्पेस है, तो इसी स्पेस के अंदर में ये आपका पूरा पार्ट में लिपटी रहती है, कुंडली ऐसे मार के बैठी हुई रहती है, अंदर में पूरा रखता हुआ रहता है, जो कि पूरे 22 मीटर या 22 फीट या 25 फीट के पूरे एरिया को कवर करती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसमें आता है पहला आपका ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ये तीनों पार्टों में आपके अलग अलग पोर्शन में आपका पूरा जो एंजाइम्स होता है वो कंप्लीट होता है, आपका जो पूरा डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। लास्ट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना निकलता है तो हमारा पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें सबसे पहले आपका सीकम आता है, फिर बीच का पार्ट कोलम और रेक्टम। अगर यूं कहें कि सीकम आप देख सकते हैं, यहां पर आपका सीकम हो गया ये, और ये पार्ट आपका सीकम हो गया। यहां पर जब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर यहां से बढ़ते जाता है तो ये पूरा कॉलम का पार्ट होता है, और यहां पर आपका लास्ट में ये पोर्शन जो होता है वो रेक्टम का पार्ट होता है, और लास्ट में खाना जो होता है वो एनस के माध्यम से हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट के होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हमारे माउथ में किस तरीके से डाइजेशन होते हैं, सलाइवा, टिथ, टंग, एपिग्लॉटिस ये क्या काम करते हैं। उसी तरह एसोफेगस में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो कैसे होता है। स्टोमक में हमारे कार्डिया, फंडस, बॉडी, पैरोसिस ये किस तरीके से काम करते हैं। HCl जो होता है इतना हाईली पावर्ड हाई इलेक्ट्रो, इसको हम लोग कहते हैं एसिड कहते हैं। HCl क्या है, एसिड है आपका। ये हमारे बॉडी में सेक्रेट्स होता है, ये जनरेट हमारे बॉडी में पूरा बनता है और पेट में हमारा सेक्रेट्स होता है। ये किस तरीके से हमारे बॉडी को, हमारे भोजन को जो होता है वो तोड़ता है। ये सारे चीजें हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की भी चीजों को समझेंगे, और लीवर और पेनक्रियाज में किस तरीके से हार्मोन एंजाइम्स आगे बढ़ते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, हमारे माउथ से हम आगे बढ़ते हैं।
ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आपका हो गया ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपके एसोसिएट ग्लैंड से होते हुए कंप्लीटली एनस के माध्यम से कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे की बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, तो ये आपका माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। इस पूरे की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर के आसपास होती है एडल्ट्स में, जो कि आपका होता है तकरीबन 30 फीट के अराउंड, जिसमें कि याद रखिएगा 22 मीटर या 22 फीट से लेकर 25 फीट तक जो होती है वो केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। बाकी के लेंथ आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे कि आपका ओसोफेगस यानी फूड पाइप की जो हमारी भोजन नली है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि पेनक्रियाज की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 12 से लेके 15 सेंटीमीटर की लंबाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो 6.5 मीटर से लेके 7 मीटर तक की ये लंबाई होती है। साथ साथ अगर हम करें डेडुनम, जेनुनम और इलियम, इनकी भी रिस्पेक्टिव लंबाई दी गई है। जैसे कि 25 सेंटीमीटर जो होता है वो डेडुनम का होता है। जेनुनम की लंबाई बात करें तो 2.5 मीटर के राउंड होता है, जो सबसे लंबा हो गया। मतलब सबसे लंबा पार्ट आपका इलियम हो गया, सॉरी तो सबसे लंबा पार्ट आपका इलियम होता है यहाँ पर, जो कि 3.5 मीटर का होता है। ये तीनों मिलके ही कंप्लीटली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बढ़ाते हैं। साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, वो होता है 1.5 मीटर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो कि हम बात कर रहे थे कि माउथ के ऑर्गेन्स में किस तरीके से सारे ऑर्गेन्स, जैसे बकल कैविटी हम कहते हैं तो इसमें सलाइवा आते हैं, टीथ आते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेन ऑर्गेन है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान बनाए रखिएगा। देखिए पहला जो है आपका माउथ यानी बकल कैविटी, या यूं कहें कि ओरल कैविटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, वो हमारा किस तरीके से होता है, ये हमारे बाहर में से बाहर का जो पार्ट है वो होता है हमारा। इसमें होता क्या है, तो इसमें आपके जॉ लाइंस होते हैं। देखिए जॉ होता है, जॉ के साथ आपका अपर और लोअर जॉ के बीच में ये दांतों का स्ट्रक्चर बना होता है, उसी बीच में आपका टिथ होता है, मतलब टंग हो गया, ये चीज है। तो दांत के बारे में हम लोग थोड़े यहाँ पे समझते हैं, ये टिथ के बारे में। ह्यूमन जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब हो जाता है आपका कि उनके पास लगातार दांत होते हैं। जैसे 4 टाइप से दांत होता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। जैसे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इन चारों सेट्स में यूं कहें कि हर काम करने के लिए, जैसे तोड़ने के लिए, चबाने के लिए, काटने के लिए, ये सारे इसके लिए बने हुए हैं। मनुष्य जो होता है पूरे जीवन काल में लगभग 2 बार उसके दांत उगते हैं। पहला आपका हो गया जो कि वो मिल्क टूथ होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसके जो दांत होते हैं उनको मिल्क टूथ कहा जाता है। फिर वो क्या होते हैं, वो टूटते हैं, कुछ समय बाद वो टूटते हैं और उनके जगह पे एक परमानेंट टीथ आता है। वो टूट जाएगा तो फिर आपका नया टीथ उस जगह पे जनरेट नहीं होता है। मिल्क टीथ टूटता है तो आपके परमानेंट टीथ आते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य जो होता है उसको डाइफोडेंट कहा जाता है, यानी 2 बार उसके दांत टोटल आते हैं। ये नंबर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, जो कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। कि जैसे कि अगर हम बात करें कि मिल्क टूथ की संख्या कितनी होती है, यानी बच्चों में बात करी जाए कि टोटल हमारे जीवन काल में मिल्क टूथ कितने होते हैं, यानी कितने आते हैं, तो वो आते हैं टोटल 20 जो होता है वो आपका मिल्क टूथ का नंबर है। जिसको अगर हम बाइफरकेट करें फार्मूला से, जिसमें इंसाइजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, तो उनका संख्या है 2102। इसको हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। पहले अब देखते हैं एडल्ट्स में। एडल्ट्स में वही संख्या जो होती है वो होती है 32 डेंटल फॉर्मूला। और इसकी जो डेंटल फॉर्मूला होती है वो होती है 2123। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये है लिखा हुआ क्या, ये लिखा है 2102 और नीचे लिखा है 2123। इसका मतलब क्या है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं किसके, तो जैसे आपका इंसाइजर हो गया, इंसाइजर्स के नंबर लिखे हैं, दूसरा आपके लिखे हैं केनाइन के, तीसरे आपके लिखे हैं प्री मोलर और लास्ट लिखा है मोलर के। अगर इंसाइजर की बात करें तो बच्चों में इंसाइजर्स 2 होते हैं, एडल्ट में भी 2 होते हैं। केनाइन की बात करें तो बच्चों में 1 होते हैं, एडल्ट में भी 1 होते हैं। प्री मोलर की बात करें तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। यही सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा दांत है जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी मिल्क टूथ में वो दांत नहीं होता है, वो होता है आपका प्री मोलर का। और लास्ट आपका होता है मोलर, जो कि बच्चों में 2 होते हैं और इंसानों में 3 होते हैं। बट प्री मोलर जो होते हैं इंसानों में 2 होते हैं। अगर टोटल काउंट कीजिएगा आप तो ये हुआ 2, 1 + 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 हो गए। ये 8 सेट जो होता है दांत का, अगर स्ट्रक्चर हम बात करें तो इस फॉर्मूला इस तरीके से होता है, यानी ये पूरा पार्ट ऐसे बीच से काट दीजिए तो ये पोर्शन जो होता है ये आपका 8 दांत का ये सेट हुआ। तो ये 8 हुआ, इधर भी 8 होगा, सेम ऊपर भी 8 होगा
और इधर भी 8 होगा। टोटल आपका अगर काउंट कर लीजिएगा तो ये होता है 32 दांत, जो कि एक मनुष्य के जीवन काल में आता है टोटल। यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, हेट्रोडेंट होता है जिसमें कि इंसाइजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्री मोलर्स मोलर्स होते हैं, टेम्पररी या मिल्क टूथ कहते हैं, डिसाइडियस टूथ भी इनको कहा जाता है। चिल्ड्रन में टोटल नंबर ऑफ मिल्क टूथ कितने होते हैं तो 20 होते हैं। डेंटल फॉर्मूला इसमें कितना होता है 2102, ये फॉर्मूला याद बिल्कुल रखिएगा। नेक्स्ट है एडल्ट टीथ में कितने होते हैं 32 होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है 2123। नंबर्स काउंट कर लीजिए, इंसाइजर 2 होते हैं, केनाइंस 1 होता है, प्री मोलर्स आपके 2 होते हैं और मोलर्स 3 होते हैं। ये टोटल एक पार्ट का है। इस तरीके से नीचे वाले जॉ में टोटल 2 पार्ट होते हैं, यानी 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, टोटल 16। आपके इधर 8 ऊपर में भी हो गए, 8 इधर हो गए, तो टोटल हो गया 16। 16 और 16 नीचे 32 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे मनुष्य में जो मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप कंप्लीटली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आ जाएंगे 12। इस तरीके से आपके मोलर्स की संख्या कितनी होती है तो ये हो गई आपकी टोटल 12 हो गई। अगर हम प्री मोलर्स की बात करें तो फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उसका हो जाता है टोटल इधर 8। अगर हम बात करें केनाइंस की तो इनका हो जाएगा टोटल 4, और हम बात करें अगर इंसाइजर्स की तो इनका हो जाएगा टोटल 8। टोटल काउंट कर लीजिए 8 + 4 + 8 + 12, ये आपका 32 दांत का सेट होता है जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी में एडल्ट्स में पाया जाता है। और यही चीज हमारा प्री मोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो उनके टोटल दांत हो जाते हैं, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 × 4 यानी कि 20। ये 20 दांत जो होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दांत के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कि दांत जो होते हैं उसमें कितने मिनरल्स की किन किन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो 2 तरीके के मिनरल याद रखिएगा। आप जानते भी होंगे कि जो मजबूत पार्ट होता है, जब बच्चों बचपन में थे तो हम लोग को डॉक्टर्स कई बार होते हैं जो लिखते हैं बच्चों को कि उनको कैल्शियम की गोली खाना चाहिए। क्यों कैल्शियम खाना चाहिए? कैल्शियम केवल हड्डियों को मजबूत नहीं करता है, हड्डियों में ही आपका दांत भी आता है जो कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है जिसके लिए। तो दांत के लिए भी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट होता है फास्फोरस का, जो कि आपके लेयर्स क्रिएट करते हैं दांतों के अंदर में। तो 2 तरीके के मिनरल्स जो होते हैं वो दांतों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका हो गया कैल्शियम, दूसरा आपका हो गया फास्फोरस। और इन दोनों के मिल के जो सॉल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट, वो आपके इंपॉर्टेंट जो होता है वो दांतों में प्रेजेंट होता है। साथ साथ दांतों के जो सबसे ऊपरी लेयर होता है जिसको कहा जाता है इनेमल, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दांतों का सबसे ऊपरी जो लेयर होता है उसको कहा जाता है इनेमल, और ये आपके पूरे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है इनेमल को। इनेमल जो होता है वो आपका पूरा हार्डेस्ट यानी स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो इनेमल होता है। साथ साथ आप सुनते होंगे कि दांतों में कीड़ा लग गया, तो ये किसके वजह से लगता है? ये आपका लगता है फ्लोरीन के कमी को होने की वजह से। टूथ डिके जो आप सुने होंगे, दांतों का सड़ना, ये किसके वजह से होता है? तो ये फ्लोरीन की कमी के कारण पाया जाता है। साथ साथ अगर फ्लोरीन ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में अगर आ जाए तो उस केस में दांतों में ये फ्लोरोसिस डिजीज का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लोरोसिस डिजीज कई बार पूछा जाता है कि किस बॉडी के किस पार्ट में आता है, तो वो आपके दांतों में होता है। किस कारण से होता है? तो फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा पूरा दांत का था। अब दांतों से आगे बढ़े तो दूसरा पार्ट हमारा था टंग का। ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एग्जाम है उसमें कई बार लगातार, इवन पिछले 3-4 साल में ही बीपीएससी लगभग 2 बार इसको लगातार पूछ चुकी है, टंग के बारे में, जीभ के बारे में। बेसिकली क्या पूछती है इसमें? पूछती है आपसे कि जीभ के अलग अलग पार्ट के बारे में बताइए जहां पर टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं। जैसे कि स्वीट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सावर के लिए कौन सा होता है, और का बिटर टेस्ट कहां पाया जाता है। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, किस भाग में पाया जाता है। तो टंग जो होता है वो क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है हमारे ओरल कैविटी और फ्रिंगम के द्वारा। फ्रिंगम से हमारा अटैच होता है, यहां पर आप समझ सकते हैं गले में इस जगह पे होता है, जिसमें आपका अपर सरफेस जो होता है टंग का वो अलग अलग पैपी लाइन से बना होता है, जो कि आपके टेस्ट के लिए बताते हैं, जो फील करवाता है आपको टेस्ट को। जिसमें कि अगर हम बात करें, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि आपका टेस्ट कहां पर, जैसे कि जो जीभ का, ये पूरा जीभ का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो कॉर्नर है आपका नीचे का वो सॉल्टी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ उसी के पार्ट के ये वाला पार्ट आपका, ये आपका स्वीट टेस्ट के लिए होता है। किनारे के जो पार्ट्स होते हैं वो आपके सावर टेस्ट के लिए होते हैं, खट्टे टेस्ट के लिए होते हैं।
और तीता का टेस्ट आपको मिलता है ऊपर के पार्ट पे। यहाँ जब नीचे जाते हैं जीभ के अंदर में, तो वहां पर आपको तीता या बिटर का टेस्ट होता है। और ये बीच का जो पार्ट होता है, ये आपका होता है, जो बीच का जो पार्ट होता है ये आपका होता है उमामी टेस्ट का, जो कि आपको क्या होता है, तो एक अनप्लीजेंट टेस्ट होता है जो काफी देर तक रहती है। जैसे टमाटर आप खाते हैं तो उसमें जो आपको टेस्ट मिलता है वो उसी को कहा यहाँ पर गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां से आपका पाचन की क्रिया आप शुरू होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते क्या हैं, तो हमारे बॉडी में स्लाइवरी ग्लैंड्स टोटल कई जगह पे होते हैं, लेकिन जो मुख में होता है वो आपका यहां होता है, जीभ के नीचे या गालों के पास आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। जो तरह के हमारे बॉडी में टोटल स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन्स और एक होता है एक्सोक्राइन्स। एंडोक्राइन जो होते हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया और पेनक्रियाज हो गया। एंडोक्राइन पोर्शन इसमें कहा जाता है, जो लगातार हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली करते हैं। हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं एक्सोक्राइन, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में एंजाइम्स का सिक्रेशन कर तो रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं करके ये बॉडी कैविटी, कुछ जो कैविटी होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके थ्रू ये निकालते हैं। जैसे कि कुछ डक्ट्स बने होते हैं उनके थ्रू ये सिक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस का हमारे बॉडी में, जिसमें कि आपका जैसे स्वीट ग्लैंड्स हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लैक्रिमाइन ग्लैंड्स हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन जो स्टोमक में होते हैं वो हो गया, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस पूरे में जब आप एग्जांपल देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैनक्रियाज जो होता है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन ग्लैंड में भी होता है, और पैनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। जब हम पैनक्रियाज को डिटेल में समझ रहे होंगे तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि इन दोनों यानी पैनक्रियाज जो होते हैं वो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं, या यूं कहें कि वो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन कर रहे होते हैं और एंजाइम्स का भी सिक्रेशन कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी में टोटल स्लाइवरी ग्लैंड्स के जो होते हैं वो 3 पेयर में यानी कि 6 पीसेस में होते हैं। कहां कहां होते हैं, तो पहले हमारे जैसे कि चिक के पास जिसको पेट्रोइड ग्लैंड्स कहते हैं, इसमें वाटर का फ्लूइड भरा होता है, जो आप थूक जिसको बेसिकली कहते हैं उसमें भी वाटर होता है लार्ज, इसमें वो वाटर फ्लूइड्स यहां होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी ग्लैंड्स, जो कि लोअर जॉ के पास यहां पर इस पोर्शन के एरिया में पाया जाता है। अगर यूं कहें कि यहां पर ये पूरा अगर आप फिगर देखें तो ये आपका गालों के पास यहां पर आपका हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड्स जिसमें वाटर्स होते हैं, नीचे आपका हो गया यहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड्स, नीचे में इस जगह पे ये आपका सब मैडुलर ग्लैंड्स हो गए, यहाँ पर जॉ के पास आपका। तो ये इस तरीके से टोटल 3 पार्ट में यहाँ पर जॉ होते हैं। टोटल 6 पीसेस होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 6 पीसेस आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सबलिंगुअल, जो कि आपका म्यूकस का सिक्रेशन करता है टंग के नीचे में, नीचे का जो पार्ट होता है उसमें आपका म्यूकस का सिक्रेशन करता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्लाइवरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड, जैसे कि स्लाइवा का पीएच वैल्यू क्या होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। जैसे कि स्लाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है आपका 7.7। ये स्लाइटली बेसिक होता है आपका, लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं आपके मुंह में जो कि आपके जो बेसिक मीडियम होता है उसको चेंज कर देते हैं। वो किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। और आप जानते हैं कि अगर एसिडिक मीडियम में कोई चीज चला गया तो कुछ टाइम के बाद उसके क्या स्टार्ट हो जाएंगे, वो डीके करना शुरू कर देता है। तो यही होता है जब आप सुबह उठते हैं तो आप रात जो पिछले खाना खाए होते हैं उनका जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पूरे दांतों को क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको थोड़ा अजीब लगता है। आप जब उसको ब्रश करके हटाते हैं तो जाके आपका फिर क्लीन होता है। जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी बेसिकली बेस होता है जो मौजूद, जो कि आपके जो माउथ होते हैं उसके एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके खत्म करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्लाइवा सीक्रेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी सीक्रेट करता है स्लाइवा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कार्बन ऑक्साइड्स के यहाँ पर जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को। साथ साथ एंजाइम्स भी करता है, जिस तरीके से स्लाइवरी एंजाइम्स, पेटालिन्स, लाइसोजाइम्स, इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं वो भी स्लाइवा के थ्रू सीक्रेट्स किए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट डाइजेशन करता है हमारे माउथ में। किसका डाइजेशन करता है, याद रखिएगा हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे पहला डाइजेशन होता है वो हमारे बॉडी में माउथ से ही शुरू होता है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है
कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही होता है, वो इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कि लाइसोजाइम्स, एंटीसेप्टिक्स हो गया, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होता है जो कि हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं माउथ में उनके होने से रोकता है इसको। फूड जो होते हैं वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिनको कंप्लीट करते हैं वो बोलस के रूप में, उनका नाम दिया जाता है बोलस, उसमें होते हैं। यही कन्वर्ट करता है आपको कैप्स को माल्टोज में, जिसमें आपका कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट होकर बाद में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमको एनर्जी देता है। तो हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाचन कहां से, आपसे पूछा जाए कि पूरे बॉडी में पाचन कहां से शुरू होता है, तो हमारा शुरू होता है आपका मुख से ही। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो बॉडी में कहां होता है, तो वो हमारे मुख में होता है, साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कुछ जो स्टार्ट कहां होता है तो वो मुख से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो ऑर्गन, जैसे कि अभी हमने देखा कि माउथ के बारे में हमने जाना, उसके अंदर टोटल कितने चीज होते हैं। अब है नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड फेरेक्स। फेरेक्स कुछ नहीं है, फेरेक्स एक माध्यम है जो कि जैसे हमारे माउथ और नोज, इन दोनों के बीच में कॉमन पाथवे होता है, उसी को कहा जाता है यहाँ पर फेरेक्स, जिसके थ्रू आपका खाना भी जा रहा होता है और भोजन भी उसी माध्यम के थ्रू होके जा रहा होता है। लेकिन उन दोनों माध्यम में कौन सा चीज, खाना कहां जाना है, भोजन कहां जाना है, मतलब भोजन कहां जाएगा और एयर कहां जाएगा, ये डिसाइड करने का काम होता है एपिग्लॉटिस का। आप जानते होंगे कि जो भोजन नली होती है उसी के साथ सटी हुई होती है हमारी जो विंड पाइप होती है, वो वायु नली, वो आपका उसी दोनों अटैच होती है। उन दोनों नलियों पे एक एपिग्लॉटिस नाम का चीज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। क्या है कि ये मान लीजिए ऐसे है, ये हमारा फूड पाइप है, इस जगह पे बगल में इसी तरह अटका हुआ यहाँ पर विंड पाइप है। फूड पाइप थोड़ा सा बड़ा होता है, विंड पाइप छोटा होता है। अब होता क्या है, एपिग्लॉटिस होता है इसके बीच में। ये क्या करता है कि जैसे अब हमारे खाना, मान लीजिए हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के समय में एपिग्लॉटिस क्या करता है कि ये विंड पाइप के ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर से हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा विंड पाइप में न जाके कहां जाता है, फूड पाइप में जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो होता है वो इस एपिग्लॉटिस जो होता है वो फूड पाइप को कवर कर लेता है। तो उस केस में हवा जो होती है वो सीधे कहां चली जाती है, विंड पाइप में चली जाती है। तो ये चीज जो होता है, ये चीज आपका एपिग्लॉटिस कंट्रोल करता है। और एपिग्लॉटिस को कंट्रोल कौन करता है, तो वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो एपिग्लॉटिस आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है कि खाना कहां जाएगा, हवा कहां जाएगा, ये डिसाइड करने का काम एपिग्लॉटिस का होता है, जो कि एक कार्टिलेज का बना होता है। ये भोजन को रोकता है किसमें जाने से, विंड पाइप में जाने से। नेक्स्ट है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस यानी कि हमारा फूड पाइप, यानी हिंदी में कहें उसको तो ग्रास नली कहा जाता है इसको। ये क्या होता है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, जिसमें कि जो हम भोजन करते हैं तो स्लाइवा के साथ वो जब मिक्स हो जाता है तो मिक्स होके वो सीधे कहां जाता है, फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है। तो फूड पाइप आपका क्या करता है, एक तरह का मूवमेंट क्रिएट करता है, कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। जो मैंने समझाया था उस समय कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस जगह पर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा। इस तरीके से भोजन जो होता है वो आगे बढ़ते जाता है, इसके अंदर भोजन आगे बढ़ते जाता है। इसी मूवमेंट को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस और पेरिस्टालिक मूवमेंट कहा जाता है। ये कंट्रोल जो होता है ये हमारे भोजन को, मतलब धीरे धीरे हम जब खाते हैं तो उसको हमारे फूड पाइप के थ्रू धीरे धीरे यही मूवमेंट खाने को नीचे की तरफ धकेलते जाता है और वो धकेलते धकेलते सीधे स्टोमक में भेज देता है, पेट में भेज देता है। तो यहाँ देखते हैं स्टोमक के बारे में, यानी कि पेट के बारे में, पेट कैसे काम करता है, उसके अंदर चीजें किस तरीके से फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम यहाँ समझ जाते हैं। पहला, ये जे शेप का होता है, इसका जो शेप होता है वो जे स्ट्रक्चर होता है। जे कहने का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका एक स्टोमक का साइन है, ये पूरा प्रॉपर आपका इस तरीके से होता है, कुछ ये इस तरीके से। तो ये आपका यहां से ऐसे घूमता है, इसलिए इसको जे शेप कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है इसका जे शेप का होता है। दूसरा है कि खाना जो होता है वो पेट के अंदर कितने घंटों तक रहता है, ये आपका रहता है लगभग 4 से 5 घंटों तक। इतने देर तक भोजन जो होता है वो आपका पेट के अंदर में रहता है। यहां पर उसका कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं, बट उसको तोड़ा जाता है, टूटता है वो धीरे धीरे और टूटता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके।
कंप्लीटली अगर बात करें तो स्टोमक के टोटल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका आता है पहला कार्डियक। कार्डियक कौन सा पार्ट होता है, तो जब फूड पाइप से भोजन जो होता है वो स्टोमक में आ रहा होता है, तो ये पोर्शन जो पहला पोर्शन आपका होता है, सबसे ऊपर का रीजन, जो सबसे स्मॉलेस्ट रीजन यू आप कह सकते हैं कि वो रीजन आपका होता है आपका कार्डियक का। ये आपका होता है कार्डियक का रीजन, जो कि ओसोफेगस में एक तरफ ओपन होता है, दूसरा आपका पेट में आता है। भोजन इसी माध्यम से ओसोफेगस से पेट में आ रहा होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो आपका होता है, ये एक ऐसा चीज है जो भोजन को वापस से ओसोफेगस में जाने से रोकता है। ऊपर से खाना आ रहा होता है नीचे, साथ साथ ये जो पोर्शन होता है कार्डियक स्फिंक्टर, ये आपको भोजन को वापस फूड पाइप में जाने से रोकता है। यहाँ पर आपका टोटल वापस फूड पाइप में जाने से यहाँ पर भोजन को रोकता है। जब आप ज्यादा एसिडिक हो जाता है भोजन को, तो आप देखते होंगे खाना जो होता है कभी कभी उल्टी के माध्यम से बाहर आता है, वो इसी थ्रू है। जब ये कार्डियक स्फिंक्टर आपका सही से वर्क नहीं करता है, तो खाना जो होता है वो वापस से आपका निकल के मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका फंडक का रीजन। ये आपका जो रीजन होता है वो डायफ्राम होता है। बॉडी में हमारे लंग्स अगर समझे, ये आपका लंग्स है, तो यहां पर एक पोर्शन होता है डायफ्राम, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है, यू शेप के स्ट्रक्चर में, इस तरह से आर्क की तरह बना होता है। और यहीं पर आपका होता है पेट आपका इसके साथ जुड़ा हुआ, जो कि विंड पाइप फूड पाइप के थ्रू यहां से आ रहा होता है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका फूड जो आपका रीजन है, ये रीजन, यही आपका रीजन होता है आपका फंडक का रीजन। फंडक का रीजन आपका ये पोर्शन हो गया, यहां से आप समझ सकते हैं ये पोर्शन आपका फंडक का। नेक्स्ट जो थर्ड रीजन होता है वो बॉडी पार्ट होता है। ये पूरा अंदर का जो पार्ट होता है वो बॉडी पार्ट होता है, जिसमें भोजन जो होता है काफी देर तक रहता है, वहां पर आपको मिक्स हो रहा होता है। वो सलाइवा, एंजाइम्स, HCl, इस तरीके जो हार्मोन्स, पूरे हार्मोन्स के साथ वो मिक्स हो रहा होता है 4-5 घंटे तक। नेक्स्ट है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन जो होता है, ये आपका यहां का पोर्शन होता है, जिसमें आपका भोजन जो होता है वो स्टोमक से निकलकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां जाता है, तो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उस पार्ट में आपका भोजन जो होता है वो पहुंचता है। यहां पर कुछ और एंजाइम्स और बाकी चीजें आपके मिलते हैं, लेकिन भोजन जो पेट का होता है वो हिस्सा होता है ये रीजन, जिसमें आपको हम कहेंगे कि पाइलोरिक, ये आपका कनेक्ट करता है ड्यूडेनम के साथ। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेयर भी होते हैं स्टोमक के, जैसे कि आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकुलर एक्सटर्ना और सेरोसा। ये जो नाम होते हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये नेम पूछे जाएंगे कि नेम, जैसे कि स्टोमक के डिफरेंट लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकुलर एक्सटर्ना और सेरोसा, ये आपके लेयर्स होते हैं जो कि पूरे स्टोमक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं आउटर और इनर चीजों से। आपका इनर चीज में क्या होता है, तो HCl आता है आपका, उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि टोटल हर एक लेयर का किस तरीके से कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है HCl आता कहां से हमारे बॉडी में। अब हम बार बार कर रहे हैं ये बात कि HCl आता है बॉडी में, सिक्रेट्स होता है पेट में, जो कि भोजन को तोड़ने में हेल्प करता है। ये होता है आपका ऑक्सेंटिक सेल होता है, पैरेटल सेल, ये सेक्रेट करता है HCl को। और साथ साथ इंटरेस्टिंग, ये कुछ HCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी यहां पर सेक्रेट करता है, ताकि भोजन जो हो सके वो कंप्लीटली टूट सके। अगर HCl आपके पेट में आ रहा है, जो कि एक हाई पावर एसिड है, एसिड है आपका, ये हाई पावर एसिड है। अगर एसिड के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा आपको, तो आप ये बात जानते होंगे कि अगर एसिड आपके बॉडी पे हल्का सा भी गिरता है तो उस जगह को कंप्लीटली जला देता है। अब इतना पावरफुल एसिड, जिसका pH वैल्यू लगभग 1 होता है, यानी इतना पावरफुल एसिड जो होता है वो आपके पेट के अंदर डेवलप हो रहा है, सेक्रेट्स हो रहा है, किनके थ्रू, पैरेटल आपका जो सेल है उनके थ्रू। लेकिन हमारे पेट को फिर भी कोई नुकसान वैसा नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें, एसिड से अगर बाहर कहीं पर गिरता है तो कंप्लीटली उसको जला देगा, बट इतना ज्यादा पावरफुल एसिड आपके पेट के अंदर जमा हो रहा है और तब भी आपके पेट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दूसरा रीजन है इसके पीछे, जो दूसरे तरीके के सेल होते हैं वो होता है म्यूकस सेल। ये इसके पीछे रीजन है। म्यूकस सेल क्या करता है, ये बॉडी में आपके म्यूकस लाता है। म्यूकस क्या होता है, अगर म्यूकस को आपको समझना है तो आप इतना ही समझिए कि वो एक तरीके से कंप्लीटली गाढ़ा लिक्विड होता है, जो कि चिपचिपा होता है और पूरे पेट के आउटर जो लेयर होते हैं, इनर लेयर, सॉरी, जो पेट का इनर लेयर होता है वो पूरे इनर लेयर पे आपके इस तरीके से चिपक जाते हैं। ये पूरा आपका चिपका रहता है, ताकि जब HCl पेट के जब लेयर होते हैं उससे टकराए तो वो इस तरीके से हो
कि आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस आपके HCl से आपके पेट को बचा रहा होता है। तो ये सीक्रेट्स होता है म्यूकस सेल के साथ, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है स्टोमक के अंदर, जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो होता है उससे होने वाले डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है आपका जाइमोजेन सेल। जाइमोजेंस क्या सेल करते हैं, ये करते हैं आपके प्रो एंजाइम्स को सेक्रेट्स करते हैं। प्रो एंजाइम्स जैसे कि आपका पेप्सिन हो गया, जो कि HCl को एक्टिवेट करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl क्या है, तो एक एसिडिक मीडियम है जिसका वैल्यू pH वैल्यू 1.8 के आसपास होता है, जो कि आपके पेट में आता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है HCl का, कि ये आपके बॉडी में जो विटामिन B12 होते हैं इनको पाचन करने में हेल्प करता है, उनको तोड़ने में, उनके एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है। यहां पर साथ साथ म्यूकस जो होता है वो लुब्रिकेंट होता है, जो कि स्टोमक को वॉल पे होता है, जो प्रोटेक्ट करता है HCl से। जो पेट का लेयर होता है अंदर का, उसमें म्यूकस कंप्लीटली बैठ जाता है, जो एसिड होता है उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अंदर का पेट का पार्ट हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है म्यूकस के थ्रू, और HCl जो होता है वो विटामिन B12 और अदर जो पेट के जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या हुआ कि जो हम स्लाइवा के साथ जो हम फूड खाए थे वो फूड बोलस के रूप में हमारा होता है। अब बोलस जो होता है वो धीरे धीरे अब कन्वर्ट होके हमारा बनता है चाइम। चाइम जो होता है वो कंप्लीटली एक तरह से समझिए लिक्विड फॉर्म की तरह एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि एकदम धीरे धीरे आपके ड्यूडेनम के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब टूट रहा है, यानी जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। साथ साथ इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि रेनिन का, रेनिन क्या है कि एक एंजाइम्स के थ्रू प्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम है, इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम है, जो गैस्ट्रिक जूस में होता है। साथ साथ जो हेल्प करता है आपके, जैसे कि बच्चों में हो जाने वाले, जैसे बच्चे जो होते हैं वो दूध पे आश्रित होते हैं, तो रेनिन जो होता है वो दूध के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि आपके जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कैसीन आपका मिल्क प्रोटीन है। अब ये मिल्क प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, इतना कॉम्प्लेक्स कि वो जल्दी पचता नहीं है। ऐसे भी कहा जाए तो दूध जो होता है वो जल्दी नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है, क्योंकि आपके बॉडी में दूध के जो प्रोटीन्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए काफी हाई पावर, जैसे कि आपका एसिड हो गया, वो हाई पावर क्रिएट करता है। बट इसके अलावा आपके बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि रेनिन, ये आपके एंजाइम्स होते हैं, ये भी आपके बॉडी में मिल्क के प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इन्फेंट्स यानी बच्चों में ये मिल्क प्रोटीन में काम आता है। दूसरा है आपका यहाँ पर लाइपेज जो होता है वो भी सीक्रेट होता है कुछ अमाउंट में, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू होता है। अब जो चाइम है यहाँ पर वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है कंप्लीट डाइजेशन के लिए, यहाँ पर आपको कंप्लीटली इसी के बारे में बताया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक है आपका पाइलोरिक पोर्शन जो कि स्टोमक में होता है, साथ साथ वहां होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर हम लोग ने वहां भी देखा था, जब वो स्टोमक से ओसोफेगस से फूड जो स्टोमक में आ रहा था, वहां पर भी स्फिंक्टर से, जो कि आपके जो फूड जो होता है, फूड जो होता है उसको ओसोफेगस में वापस जाने से रोक रहे थे। तो अब जो फूड है वो पेट के माध्यम से हमारे पहुंच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर भी आपके स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को वापस पेट में जाने से रोकते हैं। ये आपका जो मीडियम होता है वो एक बेसिक मीडियम होता है। आप समझ सकते हैं कि एक कंप्लीटली फूड हमारा क्या हो चुका है, एक एसिडिक मीडियम हो चुका है। अब वो एसिडिक मीडियम जब आगे बढ़ेगा तो जहां जहां जाएगा वो एसिड के थ्रू जाएगा, एसिड को साथ लेके जाएगा। तो इस जगह पर आपके जैसे ही ये पेट का जो पोर्शन है, आप यहां देख सकते हैं फिगर में, जब यहां पर भोजन निकला अंदर आया तो इस जगह पे एसिड काफी ज्यादा मिक्स हो गया। अब ये पोर्शन जो होता है वो होता है पाइलोरिक का। यहां पर आपके भोजन जो होता है जैसे ही इंटर करता है तो ये भोजन जो होता है, यहां पर ये जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट होता है बेसिक पार्ट होता है। तो ये एसिडिक पार्ट जब बेसिक मीडियम में आता है तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू अब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, और अब हमारा भोजन जो होता है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है। तो यहां से भोजन काइम बन जाता है और वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाता तो है, बट इसके बीच में आपके दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके एंजाइम्स और हार्मोन सेक्रेशन में। एक आपका होता है लीवर। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि लीवर जो होता है वो आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वेट जो होता है 1.2 और 1.5 kg के आसपास होता है। साथ साथ
इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि लीवर को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आपके बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो रीजनरेट कर सकता है खुद को, तो वो होता है लीवर। लीवर एक ऐसा चीज है जो कि मान लीजिए अगर यहां पर है, जैसे आप फिगर देख सकते हैं, ये पोर्शन मान लीजिए काट के इसको हटा दीजिए, तो भी लीवर जो होगा वो वापस से रीजनरेट करके अपने वापस शेप में आ जाएगा। तो लीवर अगर किसी का खराब होता है तो वहां पर उसको कंप्लीटली काट के हटा दिया जाता है ताकि वापस से ये रीजनरेट होकर अपने शेप में आ सके। तो लीवर में कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी काफी हाई होती है और ये अपने आप को कंप्लीटली रीजनरेट करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। साथ साथ यूरिया का फॉर्मेशन भी लीवर के अंदर ही होता है और उसके अंदर आपका बाइल जूस का भी फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस क्या होता है? तो एक बेसिक नेचर का होता है जो कि हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। ये स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है लीवर के साथ होने वाले गॉल ब्लैडर में। यहां पर ही आपका बाइल जूस जो होता है वो कंप्लीटली स्टोर होता है। फॉर्म कहां होता है? लीवर के अंदर, बट स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में आपका। और ये आपका पीएच वैल्यू इसका जो होता है वो 7.5 और 8 के बीच में होता है, यानी कि ये भी जो होता है वो आपका एक बेसिक एंजाइम है जो कि बाइल जूस है, जो कि बेसिक होता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर जो होता है वो किसी भी तरीके का एंजाइम्स क्रिएट नहीं करता है। वो क्या करता है? आपके बाइल जूस या यूरिया को फॉर्मेट करता है। साथ साथ गॉल ब्लैडर एक इंपॉर्टेंट है, आपने बताया अभी कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। साथ साथ इसके पास कुछ रीजनरेशन कैपेसिटी होते हैं जिनके थ्रू वो वापस से रीजनरेट करता है, पुनर्निर्माण कर सकता है। वहां पर लीवर के कुछ फंक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, जैसे कि ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स बनाता है ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड क्लॉटिंग ये सब में फैक्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ आपके ट्राइग्लिसरीन और कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम भी इसी का होता है, लीवर का होता है। बाइल प्रोडक्शन हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, साथ साथ आरबीसी का ब्रेकडाउन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं। साथ साथ एक होता है डब्ल्यूबीसी। दो तरीके के कॉर्पोसेल्स होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका आरबीसी जो होता है ब्लड में हमारा बनता है, तो वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो लीवर तक पहुंचता है और लीवर में उसका होता है ब्रेकडाउन। वो कंप्लीटली टूटता है और टूट के लीवर के साथ ही अटैच होता है एक स्प्लीन नाम का ऑर्गन, जिसमें वो जाके कंप्लीटली खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? तो ये भी इसका डिस्कवरी किया था लैंगरहैंस ने और ये हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसको कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। क्यों कहा जाता है मिक्स ग्लैंड? क्योंकि ये आपका एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है, साथ साथ हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। तो इसको जब ये पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि एक सेट होता है, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें कि ये हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया। और ये ग्लूकागोन जो होते हैं ये आपके शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं आपके फैट्स में। ग्लूकागोन जो होता है इंसुलिन आपका और ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन जो होते हैं वो पैनक्रियास के थ्रू ही सीक्रेट किए जाते हैं। और पैनक्रियास जो होता है ये इसमें इंसुलिन जो होता है वो शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागोन जो होता है वो फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क किया करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जब मान लीजिए जैसे कि शुगर का लेवल काफी बढ़ गया है, तो शुगर का लेवल जब बढ़ता है तो उस केस में इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है वो क्या करता है कि शुगर को धीरे धीरे फैट्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इंसुलिन हमारे वहां पर काम करता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में फैट्स ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए जरूरत से ज्यादा जब आपके बॉडी में फैट्स हो जाएंगे तो ओवरवेट हो जाएगा आपका बॉडी, उस केस में क्या होता है कि ग्लूकागोन जो होता है वो आपके फैट्स को आपको वापस शुगर में कन्वर्ट कर रहा होता है, जिससे आपके एनर्जी आपको मिलता है। तो ये चीज आपका कंप्लीटली इंसुलिन और ग्लूकागोन के थ्रू होता है। शुगर में ब्लड में शुगर का रेगुलेशन जो होता है वो भी आपका पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू ही, पैनक्रियास में जो निकलने वाले हार्मोन्स है उनके थ्रू ही किया जाता है। अब कुछ एंजाइम्स है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। हमने अभी कहा कि पैनक्रियास जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस निकालते हैं जो कि बेसिक तरह का होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं अब उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे पहला है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स क्या होता है? जैसे कि माल्टोज, ग्लूकोज,
ये आपके डाइसेकेरेट्स होते हैं। इनका क्या काम है, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आता है तो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी से जब पाचन तंत्र में आता है, तो पाचन तंत्र में जब पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उस केस में एंजाइम एक ऐसा हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये आपको एनर्जी देता है धीरे धीरे। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए खाना थोड़ा कमजोरी लग रहा हो, उस केस में क्या होता है कि आप ग्लूकोज लेते हैं, वो ग्लूकोज आपको डायरेक्टली क्या करता है, एनर्जी देता है। तो जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, किसके थ्रू, एमाइलेज के थ्रू। दूसरा है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है कि प्रोटीन्स को आपको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, जो कि आगे जाके फिर सही तरीके से डाइजेस्ट हो सके, इसमें कन्वर्ट करने का काम आपका ट्रिप्सिन का होता है। तीसरा है लाइपेज। लाइपेज आपके फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट यहां है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये तीन नाम आपको काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही आपके एग्जाम में काफी बार सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे बॉडी में स्टार्च का कन्वर्जन कौन करता है, तो वो होता है आपका एमाइलेज। प्रोटीन किसको कन्वर्ट, प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है, तो फैटी एसिड। प्रोटीन का कन्वर्जन प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें होता है। कौन करता है, तो वो ट्रिप्सिन के थ्रू होता है। फैट का कन्वर्जन किस में होता है, तो फैटी एसिड्स में होता है। कौन करता है, तो लाइपेज करता है। इसके साथ साथ इलास्टेज और न्यूक्लियस भी होते हैं जो कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। ये आपका पूरा जो हार्मोन्स है वो, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं, जो कि कंप्लीट एक जूस, कंप्लीट ग्लैंड बनाता है पैनक्रियास को। इस तरीके से एक पूरा चीज आपका पैनक्रियाटिक जूस से के थ्रू आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्प्लीन। स्प्लीन अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि आरबीसीज जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं आरबीसीज का लीवर में, और वो लीवर के थ्रू स्प्लीन एक ऑर्गन होता है जिसमें जाके आरबीसीज का कंप्लीटली डेथ, यानी आप आरबीसीज की जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 डेज की होती है, और वो खत्म, आरबीसीज मरते कहां पर है, तो वो आपका स्प्लीन में आके ही मरते हैं। जिसको कहता है ग्रेव ऑफ आरबीसीज कहा जाता है इसको, स्प्लीन को। इसी के अंदर आरबीसी सारे मरते हैं। तो ब्लड फिल्टर करने का काम स्प्लीन का होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो ब्लड सेल होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उन ब्लड सेल्स को रिमूव करके नए ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन आपका स्प्लीन्स के थ्रू ही होता है, जो कि आपके जो पूरे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करते हैं वो डब्ल्यूबीसी आपके स्प्लीन के थ्रू ही जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, आप ऐसा समझिए कि हमारे पूरे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचता है तब। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन का क्या मतलब है कि आप भोजन में मौजूद हर एक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आके डाइजेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और सिंपल फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो रहे होते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो कन्वर्जन होता है ये किस किस माध्यम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट्स इंपॉर्टेंट है ये जानना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 तरह के पार्ट्स होते हैं जो कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका है डेड्यूनम, दूसरा आपका है ये जेजुनम, और तीसरा आपका है इलियम। ये तीनों जो पार्ट होते हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। अगर हम ड्यूडेनम की बात करें तो ये आपका होता है, इसमें होते हैं कुछ डक्ट्स जो कि लीवर से आगे रहे होते हैं। लीवर और पेनक्रियास से आने वाले जो डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हार्मोन्स और एंजाइम्स आ रहे होते हैं वो आपके ड्यूडेनम में आके मिलते हैं। यहाँ पर ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटा सा पार्ट होता है। इसी में आपके पेनक्रियास और जो लीवर होता है उनसे आने वाले एंजाइम्स यहीं पर आके भोजन से मिलते हैं। ये आपका जूस न्यूट्रलाइज एसिड होता है, स्टोमक के थ्रू आते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पर मिलते हैं, टोटल आके एंजाइम्स मिल रहे होते हैं। सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम का, जो कि आपका ये पार्ट होता है बीच का। इसमें जो होते हैं आपके मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। अब यहाँ से धीरे धीरे आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपल फॉर्म में टूट रहे होते हैं। अभी हमने देखा था कि पेनक्रियास के थ्रू जो भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे टूट रहे होते हैं। फैट फैटी एसिड में टूट जाता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो ये कन्वर्जन अब एब्जॉर्ब कहाँ होगा, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है अब यहाँ से।
जो कि आपका जिग्नोनिम से स्टार्ट हो गया। सेकेंड है आप थर्ड जो है आपका वो है इलियम। इलियम आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरे बॉडी में आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसमें आपका भोजन का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें आपके कंप्लीटली जो लार्जेस्ट एक सेक्शन होता है आपका, यही है आपके पूरे एलिमेंट्री कैनल का, और यहां पर आकर जो भोजन होता है उसके सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शुरू होते हैं इलियम में आके। अब है इंपॉर्टेंट कि कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव फॉर्म में, यहां पर डाइजेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो आपके यहां पर आके भोजन के साथ मिल रहे होते हैं। जैसे कि एरेप्सिन। एरेप्सिन क्या करता है तो वो पेप्टोज को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो कि आपको फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टोज जो कि आपके ग्लूकोज में माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो कि आपके सुक्रोज जो होता है उसको ग्लूकोज में और फ्रूटोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड जो कि आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस उनको आपको कन्वर्ट करता है। ये सारा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो आके इलियम में कन्वर्ट होता है और यहां से निकलने वाला जो वाटरी सब्सटेंस है जिसमें केवल पानी बचता है वो आपका काइल कहला जाता है और वो आपके लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे जो कि इलियम में आकर एब्जॉर्ब होता है। बात यहां उठता है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो इलियम में हो रहा है, तो इलियम में एब्जॉर्प्शन होता कैसे है इसके बारे में हम लोग यहां पर समझते हैं। तो इलियम जो होता है डाइजेशन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, पूरे जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस तरीके से यहां पर होता है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो अंदर के पार्ट होते हैं वो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, इस तरीके से सर्कुलर घूम रहे होते हैं। सर्कल में ये कंप्लीटली ऐसे ऐसे समझ लीजिए बन रहा होता है और इसमें हर एक पार्ट में छोटे छोटे आपके विली स्ट्रक्चर होते हैं। विली स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, ये कुछ फिंगर टाइप स्ट्रक्चर, मान लीजिए फिंगर्स हैं तो ये फिंगर जो होते हैं वो इस तरीके से इसके अंदर ये फैले होते हैं, इस टाइप से निकले हुए होते हैं फिंगर टाइप स्ट्रक्चर। ये आपके सबसे लार्जेस्ट, मान लीजिए ये एरिया है तो ये पूरे एरिया पे आपके एब्जॉर्प्शन पार्टिकल आपके एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपका एरिया बढ़ गया तो आपके एब्जॉर्प्शन का जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो विली में आपके सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होते हैं। यहां पर आपके विली जो होता है फोल्ड इनर वॉल की तरह काम करता है इलियम में, जो कि कॉज होता है सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड का, यहां पर आपका होता है। और एक एक इलियम में, एक एक विली में छोटे छोटे माइक्रो विलीज होते हैं इस टाइप के, जो कि और ज्यादा एरिया को बढ़ा देते हैं। जितना ज्यादा एरिया बढ़ता है उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका इलियम में। किसके माध्यम से, वो होता है विली के माध्यम से। विली में होते हैं क्या, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि आपका कंप्लीट एरिया बढ़ जाता है और हर एक एरिया पे आपके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशंस को। वो न्यूट्रिशंस डायरेक्टली वहां से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी में आपके वो सर्कुलेट कर जाते हैं। तो यहां पर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है, अब जब हम बात किए थे कि भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है तो वो निकल के वाटरी सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अब उसमें सारे न्यूट्रिशन जितने भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब जो बचता है वो बचता है वाटर के साथ मिला हुआ वेस्ट मटेरियल, जो कि आपके पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम जो यहाँ फंक्शन समझने वाले हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसका अब जो वाटर हो गया वो वाटर पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब यहां पर उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। साथ साथ जब वाटर जब उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो आपका सेमी सॉलिड फेसेस में मिल जाता है, जो कि एक मान लीजिए जब ये होता है कि पूरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में है। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आता है, तो सीकम में आता है। सीकम से भोजन जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और आपका पहुंचता है कॉलन में। कॉलन में जब पहुंचता है तो वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है और पूरा वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे रेक्टम के पास पहुंच के आके जमा हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके धीरे धीरे जो भी बैड मटेरियल्स होते हैं उनको और ज्यादा डाइजेस्ट करते चले जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको वो एक्सक्रीट कर जाते हैं।
उन बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ तरीके के गैसेस वहां पर रिलीज करते हैं। वही गैसेस में आपके बैड ऑर्डर होते हैं, और वो बैड ऑर्डर मतलब बैड स्मेल होता है, वो बैड स्मेल आपके बैक्टीरिया के थ्रू आ रहा होता है। ये डिकम्पोज कर रहे होते हैं टोटली जो अनडाइजेस्टिव फूड है, उन अनडाइजेस्टिव फूड को यहां पर वो डिकम्पोज करते हैं, और गैसेस जैसे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो यहां लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल अगर हम पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा होता है कॉलम जो कि आपका कंप्लीटली वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। जो टोटल लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कॉलम का ही पार्ट होता है। और नेक्स्ट होता है आपका रेक्टम, जहां पर अनडाइजेस्टिव फूड आकर स्टोर होता है, और वहां के बाद एनस के माध्यम से आपका कंप्लीटली वो अनडाइजेस्टिव फूड बाहर की तरफ निकल जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा आपका एब्जॉर्ब होता है वाटर, और कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो यहां पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब है फंक्शन यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन का। सबसे पहला वाटर को यहां पर एब्जॉर्ब करता है, कुछ मिनरल होते हैं, कुछ सर्टेन ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं उनमें पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका भी डाइजेशन यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहां पर सेक्रेशन होता है म्यूकस का, जो कि म्यूकस आपके अनडाइजेस्टिव फूड के साथ मिल जाते हैं, और वो वहां से निकलकर कंप्लीटली, ताकि उसको, अब देखिए पूरा वाटर होने के बाद वो पार्टिकल सॉलिड हो जाता है। अब उस सॉलिड के साथ अगर म्यूकस मिलता है तो म्यूकस उसको इतना इजी कर देता है आगे मूवमेंट के लिए, ताकि धीरे धीरे कंप्लीटली मूव करके वो बाहर की तरफ निकल जाता है। साथ साथ विटामिन के, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, उसका भी एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये पूछा जाता है कि विटामिन के का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देख के मार देते हैं, बट आंसर क्या होगा उसका, विटामिन के का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब का भी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। साथ साथ कॉफी का भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ फंडामेंटल फूड्स जैसे कि इडली, डोसा, अल्कोहल, विनेगर, कर्ड, ये सारे का डाइजेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाके होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स यानी दवाइयां, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाके एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और ये पूरा उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो कंप्लीट सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारा एनस के माध्यम से कंप्लीटली बाहर की तरफ निकल जाता है, जो कि एक वेस्टेज ओपनिंग वेस्ट मटेरियल के लिए यहां पर काम करता है। ओपनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो एनस के माध्यम से कंप्लीटली बाहर आ जाता है। अब इन सब में एक ऑर्गन जो है वो बच गया हमारा, जैसे कि ये पार्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये पार्ट होता है, इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। यूं तो अपेंडिक्स हमारे पूरे बॉडी में एक तरीके से वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट का क्या मतलब है कि इसका हमारे पूरे बॉडी में कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर आपके बॉडी में अपेंडिक्स बढ़ने लगेगा अचानक से, तो डॉक्टर उसको क्या कहेगा, काट के हटा देगा, बोलेगा कि जल्दी से इसको निकलवा लीजिए, नहीं तो आपके जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो ये वेस्ट मटेरियल है, ये पूरे बॉडी में कहीं पर भी डाइजेशन हम लोग पूरा पढ़ लिए, यहां पर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन से मतलब माउथ से लेके पूरा एनस तक चले गए, बट इसका कोई काम नहीं आया। तो ये, लेकिन ये है क्यों हमारे बॉडी में, तो ये होता क्या है कि हमारे बॉडी में पहले जब हम लोग एंसेस्टर्स में हमारे ये ऑर्गन काम आता था, बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया ऑर्गन्स का यूज जो होता है वो धीरे धीरे कम होते चला गया, और कम होने के कारण यहां पर अपेंडिक्स का यूज ना के बराबर अब रह गया हमारे बॉडी में। ये करता क्या है, ये हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइबर होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में काम करता है। तो वर्मीफोर्स अपेंडिक्स, यहीं पर उसका नाम दिया गया है। एब्जॉर्प्शन करता है, मिक्स कंटेन विद लुब्रिकेंट सब्सटेंस एंड म्यूकस के साथ मिक्स हो जाता है। यहाँ पर इसका काम क्या है, हमने अभी कहा कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइबर होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में काम करता है। तो जो हार्बीवोरस होते हैं, केवल जो ऐसे लोग जो केवल मतलब शाकाहारी लोग जिनको कहा जाता है, उनमें इसका काम होता है। वो हार्बीवोरस में अपेंडिक्स का सही तरीके से डेवलपमेंट होता है, ताकि वहां पर उनको फाइबर, जैसे घास हो गया वो खाते हैं, तो उनको घास को पचाने में यहाँ पर काम करता है। बट ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो ह्यूमंस में आपका इसका यूज ना के बराबर ही होता है। अब ये पूरा पोर्शन जो है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन किस तरीके से बॉडी में कहां कहां पर क्या क्या होता है। तो हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हमारा पूरा डाइजेशन जो होता है दो माध्यम से होता है, एक होता है मैकेनिकल माध्यम, दूसरा होता है बायोकेमिकल माध्यम।
तो मैकेनिकल माध्यम में आप क्या करते हो, खाने को पहले च्यूइंग करते हो, उसको चबाते हो और फिर उसको घोटते हो। फिर जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल फॉर्मूला में केमिकल माध्यम से आपके फैट्स को, आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो माउथ में आपका क्या डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका माउथ में होता है। फिर धीरे धीरे भोजन जो होता है वो आगे बढ़ते जाता है ओसोफेगस के माध्यम में, जिसमें पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट होता है, ताकि मूवमेंट वापस फिर भोजन जो होता है धीरे धीरे नीचे घसकते जाता है। यहां पर आकर भोजन पेट में आता है। पेट में आपके कुछ मैकेनिकल इंक्लूडिंग होते हैं, जैसे कि मूवमेंट होता है भोजन का बार बार मिक्स होना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो HCl होता है उसके साथ मिक्स होना, और फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, जैसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। बाइल, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से निकलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम्स यहाँ पर आके आपको पाइलोसिस में मिलते हैं, और यहाँ से आपका भोजन जो होता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली बढ़ रहा होता है, जहां पर पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज में इनमें कन्वर्ट होता है। किनका, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का। आपका कार्बोहाइड्रेट पेप्टाइड्स के थ्रू प्रोटीन जो हो गया वो अमीनो एसिड्स में, फैट जो होते हैं फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर धीरे धीरे आपका भोजन आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होते हैं, जिसमें विली का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। और धीरे धीरे फिर वो पोर्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ मेडिकल जो ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन वहां पर होता है। और फाइनली भोजन रेक्टम के माध्यम से अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है वो हमारा बाहर की तरफ निकल जाता है। इस तरीके से ये कंप्लीट हमारा डाइजेशन था। ये डाइजेशन, आई होप कि आपको ये डाइजेशन समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी अपनी पाठशाला से, ताकि आपको हेल्प मिले आगे के एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बनाने में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से इस एग्जाम में इसके थ्रू पूछे गए हैं। खास करके बीपीएससी में आपको लगातार पिछले 4-5 सालों से इसी टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।